चलिए, तो ये यूनिट फर्स्ट का पहला टॉपिक फैक्टर इन्वॉल्व इन प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन, मैंने पहले बता दिया कि यहाँ पे प्रोजेक्ट का मतलब केमिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड होगा। हालांकि हम पढ़ तो रहे हैं इकोनॉमिक्स, लेकिन हम उसे जोड़ के देखेंगे कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में इंडस्ट्री स्टेबलाइज करने के लिए इकोनॉमिक पॉइंट का क्या क्या योगदान रहता है, और हम कौन कौन से इकोनॉमिक पॉइंट पर चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें दो, पहले तो मैं आपको बता दूं कि कॉस्ट एस्टिमेशन क्या होता है। कोई भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या कोई भी पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन का काम जब हम करते हैं, तो ये देखते हैं कि उस कंस्ट्रक्शन में टोटल कितना अमाउंट लगने वाला है, वो कहलाता है आपका कॉस्ट एस्टिमेशन, मूल्य लागत। अब हम उसे पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जब बाइंड करते हैं, प्रोजेक्ट का मतलब हम जब ये तय करते हैं कि हमें यही बनाना है, इतना बनाना है, जैसे आपने तय किया कि आपको एक इंडस्ट्री स्टेबलाइज करना है, मान लो आप सॉल्वेंट इंडस्ट्री स्टेबलाइज करना चाह रहे हैं। सॉल्वेंट इंडस्ट्री स्टेबलाइज करने के लिए आपको क्या क्या कॉस्ट लगेगा, कितना का आपको उसमें मशीन लगने वाला है, कितना उसमें मजदूर लगने वाला है, कितना आप इंजीनियर को देने वाले हो, कितना आप गवर्नमेंट को देने वाले हो, ये पर्टिकुलर पहले से डिसाइड रहता है, वो कहलाएगा आपका प्रोजेक्ट। अब टोटल इसको कहा जाता है प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन। तो इस एस्टिमेशन, प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए कौन कौन सा पॉइंट जो है इन्वॉल्व होगा, हम उस पर चर्चा करते हैं। तो ये आपका कंटेंट है। प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन मैंने बता दिया क्या होता है, कि जब भी कोई प्रोजेक्ट या परियोजना बनाई जाती है तो उस पे लगने वाले कुल लागत, जिसमें क्या क्या शामिल होगा मैंने बताया। हो सकता है उसमें जमीन शामिल हो, जो आप पर्टिकुलर लैंड पे आप बनाना चाह रहे हैं उस प्रोजेक्ट को, उसके बाद उस जमीन के लिए आप गवर्नमेंट से अप्रूव लेंगे, उसके बाद उसका कंस्ट्रक्शन कौन ठेकेदार करेगा ये देखेंगे आप। साथ में ये देखेंगे कि उस कंस्ट्रक्शन के लिए इंजीनियर जो आप अपॉइंट करेंगे, वो उस पे क्या क्या डालने वाला है, वो आपका रिक्वायरमेंट रहेगा कि कौन सी इंडस्ट्री स्टेबलाइज करना चाह रहे हैं, उसमें इंस्ट्रूमेंट कितना आएगा, ब्लैंक एरिया कितना होगा। फिर उसके बाद उसे आप टाइम बॉन्डेड करेंगे कि वो पर्टिकुलर मुझे 1 साल में बना के देगा। अब उस टाइम बॉन्डेड में लगने वाला जो आपका मटेरियल का इन्वेस्टमेंट कितना आएगा, दूसरा उसमें मजदूर की लागत कितनी आएगी, ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व रहती है, ये कहलाएगा प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन। पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करते हैं। सबसे पहले आता है परियोजना की लागत और विक्रय मान। मतलब ये है कि जब आप कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को बनाते हैं तो कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए ये देखते हैं कि जब आप उसे विक्रय करेंगे तो उसका मूल्य कितना आएगा। ये तब पहले तय होना चाहिए कि आप उसमें जितना लगा रहे हैं उससे ज्यादा आना चाहिए विक्रय मान, तभी तो आप उसमें लागत लगाएंगे। जैसे आपने मान लीजिए आपका प्रोजेक्ट, टोटल प्रोजेक्ट हो रहा है 1 करोड़ का, तो आप ये तय करें कि क्या वो वाकई में 1 करोड़ के लायक है भी कि या नहीं है, कि जब आप उसे बेचेंगे या उसमें से जब आप मूल्य निकालना शुरू करेंगे तो आपको उतना मूल्य मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप इसका पहले डेटाबेस तैयार करते हैं ताकि आप पहले तैयार रहें कि आप जो प्रोजेक्ट को बना रहे हैं, जो भी प्रोजेक्ट आप लगा रहे हैं, उसका टोटल स्टॉल वैल्यू कितना होगा, मार्केट वैल्यू कितना होगा, ये आपको देखना होता है। दूसरा आता है इसमें कि लागत मूल्य, जितना आपका एस्टिमेशन, कॉस्ट एस्टिमेशन आ रहा है, उसका पूरा एक डिफॉल्ट तैयार करते हैं। जैसे आप ये देख लीजिए कि उस वो पर्टिकुलर आप जो प्रोजेक्ट है उसको आप यूनिट के रूप में चलाएंगे, इकाई के रूप में चलाएंगे, या इंडिविजुअल चलाएंगे। इंडिविजुअल मतलब आप अकेले मालिक होंगे या उसके लिए आप शेयर होल्डर्स ढूंढेंगे, 8-10 लोग मिलकर उसकी क्या बनाएंगे, इकाई बनाएंगे। उसके साथ आपको देखना है कि उसे चलाएगा कौन, उसे यूनिट चलाएगा तो उसके लिए मैनेजर होगा, उसके लिए फाइनेंशियल एडवाइजर होगा, उसके लिए और भी लोग जुड़ेंगे। तो ये पहले आपको ये देखना होता है कि आप कॉस्ट जो बना रहे हैं, कॉस्ट एस्टिमेशन कर रहे हैं, उस टोटल उसे चलाने के लिए आपको पहले एक डिफॉल्ट तैयार करना होता है। उस डिफॉल्ट के बेस पे आप जो है वो उस पे लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं पूंजी को। उसके साथ अब दूसरा आता है आपका, जब आप ये तय कर लेते हैं कि उस पे लगने वाला अमाउंट कितना होता है, तो आपको दूसरे बात तय करना होता है कि उसमें जो यूनिट रहेगा, उस टोटल यूनिट पर लगने वाला, उस पर प्राप्त होने वाला हमको विक्रय मूल्य निकालना होता है उसका, कि अमाउंट टोटल ये प्रोजेक्ट है उसमें कितना मूल्य उसमें जुड़ा हुआ है, क्या क्या फाउंडेशन आएंगे उसमें, उसे बेचने पर आपको, उसमें अमाउंट बेचने पर आपको कितनी चीजें मिलेंगी, ये आपको देखना होता है। इसके लिए भी आपको प्रॉपर पहले डिफॉल्ट तैयार करना पड़ेगा प्रोजेक्ट का, पर्टिकुलर आपको डेटाबेस तैयार करना पड़ेगा कि ये इतने में जाएगा, ये इतने में जाएगा, जमीन का, उपकरण का और लेबर का, ये सारी चीजों को आप पहले डिफॉल्ट तैयार करेंगे। जैसे आपने विक्रय मूल्य के लिए डिफॉल्ट तैयार किया था क्रय मूल्य के लिए, वैसे ही आपको विक्रय मूल्य के लिए भी डिफॉल्ट तैयार करना पड़ेगा। इसके बाद आपको देखना है कि आपने जो कॉस्ट एस्टिमेशन तैयार किया था प्रोजेक्ट के लिए, उसका टाइम बॉन्डिंग क्या है। टाइम बॉन्डिंग का मतलब
सबसे पहले आपने देखा कि सबसे पहले उसका जब आपने प्रोजेक्ट तैयार किया तो निचला हिस्सा जो ज़मीन का निचला इंडस्ट्री तैयार करने के लिए, प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए उसका टाइम बॉन्डिंग कितना है, 1 महीने के अंदर-अंदर पहला काम हो जाना चाहिए। दूसरा कंस्ट्रक्शन काम 2 महीने के अंदर हो जाना चाहिए और जो मशीन लगाने का काम है 3 महीने। इस प्रकार से आप हर चीज़ों को जो जो कंस्ट्रक्शन का काम है या जो प्रोजेक्ट का काम है उसे टाइम के हिसाब से बॉन्ड देते हैं। वो टाइम बॉन्डिंग इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि उसमें लगने वाला जो पूँजी होता है, अमाउंट होता है, वो अलग-अलग अमाउंट होता है। जैसे आप नींव वाले हिस्से को अलग अमाउंट में देखते हैं, फिर कंस्ट्रक्शन में अलग अमाउंट लगता है। तो वो अमाउंट टाइम पे इन्वेस्ट किया जाना है, इसलिए टाइम आपका प्रोजेक्ट का काम हमेशा टाइम बॉन्डेड होना चाहिए। टाइम बॉन्डेड रहेगा तो आपका काम और लगने वाले अमाउंट पर ज़्यादा आपको मूल्य लागत नहीं आएगी, अन्य और दिक्कतें नहीं आएँगी। अगला आता है कि उसमें लगने वाला जो लेबर चार्ज है, लगने वाला लेबर चार्ज है बहुत सारे आएँगे। पहले कंस्ट्रक्शन लेबर चार्ज आएगा, फिर आप जो मशीन लगाएँगे उसका लेबर चार्ज आएगा, फिनिशिंग का लेबर चार्ज आएगा, फिर उसके बाद जब आप उसमें प्रोडक्शन का काम करेंगे, तो प्रोडक्शन में लेबर का चार्ज आएगा। इसका आपको पर्टिकुलर डेटाबेस तैयार करना है कि आप जो काम करने वाले हैं, उसमें लगने वाले मेहनत का अनुमान, एस्टिमेशन कितना आ रहा है, लागत का कितना आ रहा है, उसका आप पहले से क्या बनाएँगे, आवंटन बनाते हैं कि इसमें इतना मेहनत लगने वाला है, इसमें इतना लेबर चार्ज लगने वाला है, इतना टाइम के बाद दूसरा चीज़ आपको देखना है कि लेबर चार्ज या मेहनत का कितना अमाउंट उसमें आने वाला है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। साथ में आप ये देखते हैं कि उसमें टाइम अवर्स क्या रखेंगे। जैसे कई बार देखे होंगे आपने कि टाइम अवर्स मज़दूरों का जो टाइम अवर्स रहता है वो पर्टिकुलर बॉन्डेड रहता है। हमारे यहाँ जैसे छत्तीसगढ़ पे हम देखते हैं कि हमारे यहाँ ज़्यादातर काम करने जाने वाले लोग जो है 10 बजे काम करने जाते हैं और 5 बजे काम खत्म कर देते हैं। अब आपको कोई इंडस्ट्री तैयार करनी है, वो आप चाहते हैं कि 3 महीने में आपका इंडस्ट्री या पर्टिकुलर प्रोजेक्ट तैयार हो जाए। तो 3 महीने के लिए आप क्या करेंगे, टाइम को और एक्सटेंड करेंगे, बढ़ाएँगे। जैसे अभी आपने टाइम रखा होगा, मान लो कि 8 घंटे मज़दूर काम करते हैं, 8 घंटे लेबर काम करते हैं, तो आपको वो टाइम शेड्यूल चेंज करना पड़ेगा। टाइम शेड्यूल चेंज करना मतलब पहला टाइम शेड्यूल होगा 8 घंटे का, फिर अगला फिर और टाइम शेड्यूल होगा 8 घंटे का। इसलिए आप 2 अलग-अलग टाइप के लेबर देखेंगे। वह पहला लेबर वो जो सुबह आए, दूसरा लेबर वो जो रात में काम करे, मशीन वाला जो नाइट वर्क रहेगा, नाइट शिफ्ट। आप चाहते हैं कि 3 महीने में कंप्लीट हो जाए। आपने जो टाइम बॉन्ड किया था वो 3 महीने का है और लेबर कम है आपका, तो आपको टाइम को क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा। इसलिए आपको वर्किंग आवर देखना होता है कि आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें वर्किंग आवर्स कितने हैं। अगर आपको लग रहा है कि घर जैसे बनाना होता है, तो घर बनाने के लिए आप नाइट वाला वर्क नहीं देखते। लेकिन आपने देखा होगा कहीं-कहीं पे पुल निर्माण का काम होता है। बड़े-बड़े पुल जहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा दिन में भी काम होता है और रात में भी आपने बड़े-बड़े क्रेन्स लगे हुए देखे होंगे, वो रात में भी काम करते हैं। तो वहाँ पे सरकार के साथ जब उनका करार हुआ रहता है, एमओयू हुआ रहता है, तो ये तय रहता है कितने दिनों में इसे कंप्लीट करना है। तो इतने दिनों में केवल दिन में मजदूर काम करते हैं और रात में मशीनें काम करती हैं, ताकि दिन और रात मिलाकर उस टाइम बॉन्ड में पर्टिकुलर में वो काम कंप्लीट हो सके। इसलिए प्रोजेक्ट में भी ये देखना होता है कि आप टाइम अवर्स कैसे बाउंड करते हैं। कम टाइम अवर्स रखे हैं तो आपका समय ज़्यादा जाएगा और टाइम अवर्स को आप बढ़ा देते हैं तो आप कम टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट को जल्दी कंप्लीट कर पाते हैं। इसलिए आपको टाइम अवर्स का आवंटन भी करना ज़रूरी होता है, टाइम शेड्यूल बाँधना ज़रूरी होता है। उसके बाद होता है सामान का वितरण कि पर्टिकुलर आप जो आपने टाइम बॉन्डेड भी किया, दूसरा आपने टाइम बॉन्ड के साथ वर्क बॉन्ड किया, आपने लेबर चार्ज को बॉन्ड किया। उसके बाद आपको देखना होता है कि उसमें लगने वाले जितने भी टाइप के मटेरियल्स हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल्स क्या-क्या हो सकता है, रेत है, सीमेंट है, ये इत्यादि इसके मटेरियल्स हैं। अब उसके बाद उसमें मशीन जो लगने वाला है, उसमें लगने वाले मटेरियल वो कितने आएँगे, उसका अमाउंट कितना होगा, उसका कॉस्ट कितना आएगा। जैसे आप जानते हैं कि समय के साथ, टाइम के साथ इन सभी चीज़ों का रेट जो है, अमाउंट जो है वो लगातार क्या होता है, बदलता है। इसलिए आपको पहले से डिसाइड करना होता है कि इस सामान पर लगने वाला कॉस्ट कितना होगा, रेत पे लगने वाला कॉस्ट कितना आएगा, सीमेंट पे लगने वाला कॉस्ट कितना आएगा। उसके हिसाब से आप उस सामान का जो कॉस्ट है वो डिसाइड करते हैं, ताकि आपको प्रोजेक्ट में पर्टिकुलर अमाउंट टाइम के साथ आप उसे दे सकें और आपका जो प्रोजेक्ट का वर्क है वो कंटिन्यूअसली चल सके। उसके बाद है ये कि आप काम को टाइम बॉन्डेड तो कर दिए हैं, लेकिन आपको ग्रुप भी देखना होता है। ग्रुपिज़्म भी है, समूहीकरण और समय चरणबद्ध करने का विकल्प, ये दोनों आपके पास रहता है। जैसे आप ये देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन का काम बिना ग्रुपिज़्म के पॉसिबल नहीं होता। मतलब ये है
कि जब भी कोई पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन होगा तो जगह के हिसाब से आपको मिस्त्री की संख्या भी देखनी होती है, फिर उसमें काम करने वाले और जो उनके साथ जो सहायक होते हैं, मिस्त्री के सहायक हैं, उनकी संख्या देखनी होती है। तो वो एक ग्रुप की तरह काम करते हैं और आप ग्रुप को ये काम देते हैं कि 2 दिन में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करके दीजिए, 3 दिन में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करके दीजिए। तो ये आपको देखना होता है कि जब भी कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, कॉस्ट एस्टिमेशन देखते हैं, तो आपके पास ये विकल्प होता है कि उस टाइम पर आपने ग्रुप को एक काम दिया हुआ है कि ये कंप्लीट करके दें। ठीक वैसे ही जब वो कंस्ट्रक्शन बन के तैयार होगा तो आप जब उसमें मशीन लगाएंगे तो मशीन का भी एक पर्टिकुलर टाइम बॉन्डेड रहेगा कि 3-4 दिन में मशीन बनकर या मशीन का जो काम है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो वो लोग भी इस काम को, उसमें इंजीनियर लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो उनका भी अपना ग्रुप होता है। पहले हेड इंजीनियर होगा, कुछ टेक्निकल इंजीनियर होंगे, कुछ लोग जो है वो सिविल इंजीनियर भी होंगे। तो इस प्रकार से सारे लोग ग्रुप की तरह काम करते हैं। तो अगर आप ये देखते हैं कि आप ये काम समूह को देते हैं, ग्रुप को देते हैं, आप इंडिविजुअल नहीं देखते हैं, हर किसी को इंडिविजुअल वॉच नहीं करते, बल्कि पूरा काम समूह को देते हैं, तो आपके पास ये विकल्प होता है कि आप टाइम बाउंडेड उस काम को पर्टिकुलर ग्रुप को देते हैं, तो वो ग्रुप ये काम को आसानी से और जल्दी से कर सकता है, ताकि आपका जो कॉस्ट है वो ज्यादा ना आए। इंडिविजुअल करने पे आपका कॉस्ट ज्यादा जाएगा और ग्रुप में करने पर आपका काम समय पे और कम कॉस्ट में आसानी से हो सकता है। अब इस पे देखना होता है व्यय अनुमान। जितना मैंने पूरा बताया उसका पर्टिकुलर आपको डेटाबेस तैयार करना है शुरू से। सबसे पहले क्या देखना है आपको कि आपका जो कंस्ट्रक्शन एरिया है, जगह है, उसका लागत कितना आ रहा है। अब उसके बाद उसमें लगने वाला लेबर चार्ज कितना आएगा, उसमें लगने वाला इंजीनियर का चार्ज कितना आएगा, उसमें टाइम ओवर कितना रहेगा। डबल शिफ्ट में काम कराओगे तो नाइट शिफ्ट का अमाउंट अलग रहता है, डे शिफ्ट का अमाउंट अलग रहता है। अब उसके बाद उसमें लगने वाले मटेरियल्स का अमाउंट कितना है, इसका पूरा आपको डेटाबेस तैयार करना पड़ेगा। पूरे का व्यय अनुमान लगाना पड़ेगा, ताकि आप उस प्रोजेक्ट को पहले रफ तरीके से बता सकें कि आपका ये कंप्लीट प्रोजेक्ट इतने अमाउंट का है, इतने कॉस्ट का है। ठीक है, ये कहलाएगा आपका व्यय अनुमान। ये जितने मैंने आपको पॉइंट्स बताए, व्यय अनुमान, ये अंतिम पॉइंट्स होगा। इसके बाद आपका तैयार हो जाता है टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन। ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो सभी इन्वॉल्व हैं। इन्हीं पॉइंट्स पर आप ये बताते हैं कि इस फैक्टर पर आपके प्रोजेक्ट काम करते हैं और प्रोजेक्ट में लगने वाला जो कॉस्ट है, मूल्य लागत है, वो ये सारे फैक्टर आते हैं। अगर इनमें से कुछ चीजें कम ज्यादा होगी, इसका मतलब ये है कि प्रोजेक्ट का कॉस्ट या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि प्रोजेक्ट कम कॉस्ट में आसानी से अप्रूव हो जाए, लेकिन अच्छा और मजबूत और अच्छे तरीके से उसका निर्माण हो। इसलिए ये सारे फैक्टर को बहुत बारीकी से और बहुत अच्छे से देखना होता है, तब ताकि आप आसानी से इन सब चीजों का उपयोग कर सकें। ये टोटल लगभग 11 पॉइंट्स है। इसे और इलेबोरेट किया जा सकता है। मैंने ये जो डेटा है वो कुछ इंटरनेट से जानकारियां ली है और कुछ बुक्स से जानकारी ली है, लेकिन मेरे पास पर्टिकुलर कोई बुक्स नहीं है। आप चाहें तो आपके पास इकोनॉमिक्स के या कॉमर्स की कुछ पुस्तकें होंगी, तो इस पर आप और डिटेल में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक जो है यहीं पे कंप्लीट होता है। आप अगर कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। पहले तो आपको सबको एक बार खुद को भी पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको चीजें समझ में आएंगी कि इसमें क्या पॉइंट्स है जो हमको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, इसका पीपीटी मैं ग्रुप में डाल दूंगा, देख सकते हैं आप। ठीक है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट कर लें। अनम्यूट कर लो। कुछ पूछना है? हाँ, नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा सर, क्या पूछूं करके सोच रहे हो क्या? कुछ चीजें समझ में आती है कि नहीं आती है? अच्छा, इस हाँ 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 हाँ। असल में आपको कई बार इकोनॉमिक्स और कॉमर्स में ठेकेदार की तरह अपने आप को देखना होता है, जो आप पैसा लगा रहे हैं। कई बार आपको मालिक की तरह देखना होता है, जो आप पैसा लगा रहे हैं। तब आपको चीजें समझ में आएंगी, ऐसे जल्दी समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो ये सफिशियंट होगा। मैंने सारे हिंदी में ही बनाए हैं ताकि आपको चीजें जल्दी समझ में आए। ठीक है, अच्छा, टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में ही रखूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मूल्य को हम लोग कॉस्ट बोलते हैं, लागत को एस्टिमेशन बोलते हैं, वो टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में ही रखूं, चलेगा? अच्छा अच्छा, तो आप लोग उसे लिखते समय कैसे करोगे? लागत लिखोगे या उसे एस्टिमेशन लिखोगे?
अच्छा, टर्मिनोलॉजी को इंग्लिश में रखा जाए, बाकी सब चीज़ों को लिखते समय हिंदी का उपयोग कर सकते हैं, ठीक। चलिए ठीक है, और कुछ, और कुछ। अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। एक्चुअल में मैं भी केमिस्ट्री वाला हूँ, मुझे ज़्यादा चीज़ समझ में नहीं आती है। जितनी चीज़ें मुझे समझ में आ रही है, उससे ज़्यादा ही तुमको समझ में आएगा। तुम लोग अभी लर्निंग स्टेज में हो, मैं केमिस्ट्री वाला बंदा हूँ, तो मुझे जल्दी चीज़ें समझ में नहीं आती। तो मैंने खुद एक दो बार पढ़ा है, जितना मुझे समझ में आया वो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। बहुत डीप नहीं बता सकता इसमें, मुझे जितना आ रहा है मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे और करते हैं, मैं इसका पीपीटी ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। बाकी तीन चार आज में तीन चार ही टर्मिनोलॉजी यूज की गई है, ज्यादा नहीं है। एक तो एस्टिमेशन के लिए यूज किया गया है, लागत शब्द का उपयोग हुआ है। मूल्य के लिए जहां जहां पे होगा वहां पे उपयोग किया गया है, मूल्य के लिए कॉस्ट का। और कैप जहां जहां पे पूंजी का उपयोग किया जाएगा उसका मतलब होगा कैपिटल। नहीं, कैपिटल आएगा, पूंजी मतलब कैपिटल होता है, ठीक है। इससे पहले मैंने दो टॉपिक भेजा था, कैपिटल फॉर्मेशन याद आ रहा है आपको? कैपिटल फॉर्मेशन टॉपिक, पूंजी निर्माण था, ठीक है। वो टॉपिक मैंने भेजा हुआ था। वो और कॉस्ट अकाउंटिंग था, वो दो मैंने भेजा था। तो वो वही टर्मिनोलॉजी यूज की गई है आज के लिए। जहां जहां परियोजना शब्द का उपयोग होगा वो उसका मतलब प्रोजेक्ट से है, ठीक है। कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को अपने दिमाग में रख के समझोगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे आप घर बनाते हो तो अपने घर को एक प्रोजेक्ट की तरह मान के समझोगे तो सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो आज की क्लास मैं यहीं पे ओवर कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, हाँ बोलिए। हाँ, 2 दिन बाद। कल का और टॉपिक है आप कमेंट उसमें कॉस्ट पर टॉपिक, टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा अपना। तो रिटर्न वाला क्वेश्चन दूंगा मैं, ऑप्शनल नहीं दूंगा मैं, ठीक है। तो वो 2 दिन बाद दूंगा मैं, अभी नहीं दूंगा। कल 2 दिन आप पढ़ लो 4 टॉपिक और अच्छे से, तो उस पर रिटर्न रहेगा। आगे लगभग रहेगा, पर्सनली ये बना के डाल। चलिए ठीक है, हो जाएगा फिर।